हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विकी साइंस एकेडमी में। तो इस वीडियो में देखो बात करेंगे हम बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाद्रो लॉज की। 3 लॉ इसमें कंप्लीट करेंगे हम फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट और लेके आएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट हमारा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बॉयज़ लॉ है पहला। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। साफ साफ लिखा हुआ है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब क्या होता है, 1 के अपॉन में आ जाता है। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब जब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, मतलब उल्टा चलेगा। ठीक है, बॉयल्स लॉ में। तो इसका एक एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं कि वॉल्यूम का मतलब क्या है। तो वॉल्यूम का मतलब एक्चुअल में वो होता है कि कोई मॉलिक्यूल्स कितना स्पेस घेरता है। अब मान के चलो एक छोटा सा कंटेनर है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, और एक बड़ा कंटेनर है। तो मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पर क्या है, कम वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो देखो प्रेशर, अगर मान के चलो हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो तो उसमें देखो एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो सिंपल में जब हमने प्रेशर नहीं लगाया, वो सिंपल में क्या है, ये पिस्टन है और यहाँ पर एक वेसल के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये फ्रीली ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब हमने प्रेशर अप्लाई किया इसके ऊपर तो क्या हुआ कि प्रेशर अप्लाई किया तो ये पिस्टन नीचे हो गई। ठीक है, पिस्टन नीचे हो गई तो प्रेशर पड़ा सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, अब जगह तो इतनी है, यहाँ पर ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि पिस्टन लगी हुई है। तो जब ये नीचे होगा ना तो इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा कि इनके बीच में अब आपस में ये क्या होंगे, टकराने लगेंगे। इनकी अब पास पास हो जाएंगे ये सारे। पहले यहाँ पर फ्रीली घूम रहे थे जब प्रेशर अप्लाई नहीं किया था, लेकिन अब प्रेशर अप्लाई कर दिया हमने तो क्या होगा, अब ये कम हो गया। मतलब यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा था, इनका स्पेस ज़्यादा था, अब यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ वॉल्यूम कम है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो वॉल्यूम का मतलब क्या है कि स्पेस कितना है उस मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ स्पेस कम है मॉलिक्यूल्स के लिए, तो इसको हम बोलेंगे कि कम वॉल्यूम है। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, हमने इंक्रीज किया प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए वॉल्यूम कम हो गया, तो इसका मतलब यही था यहाँ पर। तो इसको हम आगे फर्दर क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, V = K अपॉन में P। अब K की वैल्यू क्या आ जाएगी, P यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Vp = K। और क्या लिख सकते हैं, V1P1 = V2P2 = K। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी इक्वेशन हो जाएगी। वैसे मेन ये समझने का यही था आपका। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे चार्ल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। यही लिखा हुआ है मैंने, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी यही होता है। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, एग्जांपल इसका ये होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो अगर मान के चलो कोई गुब्बारा है, ठीक है, अगर कोई गुब्बारा है, उसको आप क्या करोगे, इसको आप टेम्परेचर मान के चलो इसका कम कर दो तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। हम इसको ऐसे समझेंगे। तो गुब्बारे को, अगर गुब्बारे के अंदर गैस भरी होगी तो गुब्बारे को अगर आप ठंडी जगह पे रख दोगे, अगर आप फ्रिज में रख दोगे, मान के चलो ठंडे की जगह पे रख दोगे, तो गुब्बारा क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा। तो अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया ठंडी जगह, मतलब कि टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, कम। तो गुब्बारा क्या होगा, धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा वो, तो मतलब कि वॉल्यूम भी कम होने लगेगा। समझे, तो इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर हम क्या करेंगे, कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होने लगेगा, गुब्बारा भी सिकुड़ने लगेगा। समझ रहे हो इस बात को। ठीक है, गर्मियों में ऐसा नहीं होगा, गर्मियों के टेम्परेचर, गर्मियों में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इसलिए नहीं होता है। लेकिन सर्दियों के दिनों में या फ्रिज में जब भी आप गुब्बारे को रखोगे फुला करके, वो क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा। इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अगर आप पानी लेते हो, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड लेते हो, लिक्विड को अगर आप गर्म करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, फिर वो गैस में चेंज हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो गैस में चेंज हो जाएगा तो गैसेस हर जगह फैल जाएंगी, तो हर जगह फैल जाएंगी तो मॉलिक्यूल्स हर जगह फैल जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, मतलब बढ़ जाएगा गैसेस के लिए, समझ रहे हो। और लिक्विड को अगर आप ठंडा कर दोगे लो टेम्परेचर पे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड रूप ले लेगा और वो आइस बन जाएगा। ठीक है, मैं वाटर की बात कर रहा हूँ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लिक्विड हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। तो गैस के लिए ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है, क्योंकि जिस भी जगह में गैस को रखोगे उसका वॉल्यूम वो घेर लेता है, तो ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि हाई टेम्परेचर पे। और जैसे लो टेम्परेचर करोगे, कम टेम्परेचर करोगे तो वो आइस का रूप ले लेगा। तो लिक्विड और आइस में क्या फ़र्क है कि सॉलिड में पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा, समझे। तो दोनों तरीके से एग्जाम्पल से समझ सकते हो इसका। अच्छा ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो कैसे, इसको अगर आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो के टी हो जाएगा, और यहाँ पर टी नीचे आ जाएगा, वी अपॉन टी इक्वल टू के। तो V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2, ये इसका रिलेशन हो जाएगा, इज इक्वल टू में कांस्टेंट K। ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K। इसके बाद हमारा एवोगाद्रो लॉ। तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें हम बात करेंगे एवोगाद्रो लॉ की। तो वो इसकी दो डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ स्मॉल n को नंबर ऑफ मोल से डिनोट किया हुआ है। कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले में क्या था, सबसे पहले वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट था, और इसके दूसरे वाले में चार्ल्स लॉ में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, और इसमें क्या है, टेम्परेचर प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स की बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और दूसरी डेफिनेशन क्या है उसको बाद में समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सेम आसान सा है कि मान के चलो अगर मॉलिक्यूल्स बढ़ा दोगे, अगर मान के चलो इसमें अगर आप मान के चलो आप 100 पार्टिकल हैं, 100 पार्टिकल के लिए इतनी जगह चाहिए, 100 मॉलिक्यूल्स के लिए इतनी जगह चाहिए। तो अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स और डाल दोगे इसके अंदर, 100 मॉलिक्यूल्स और डाल दोगे, ठीक है, ये 100 मॉलिक्यूल्स और डाल दोगे, और ठीक है, तो दोनों को मिक्स कर दोगे तो आप कितना होगा, वॉल्यूम भी कितना होगा, उतना ही घेरेगा ना। ये 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो वो इक्वल वॉल्यूम भी घेरेगा। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 200। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे उतना ही वॉल्यूम घेरेगा। तो देखो वॉल्यूम इतना था, यहाँ भी इतना वॉल्यूम था, तो आधा वॉल्यूम ये और आधा वॉल्यूम ये। ठीक है, तो बराबर वॉल्यूम घेरा हुआ है, 100 मॉलिक्यूल, यहाँ भी 100 200 मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने हैं उतना ही क्या है, वॉल्यूम भी घेरा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि 100 मॉलिक्यूल्स 200 मॉलिक्यूल्स इतने में ही आ गए हों, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। तो दोनों 200 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, यहाँ तक वॉल्यूम उतना जितना होना चाहिए उतना इतना हुआ है इनका। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ 100 मॉलिक्यूल्स, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया है, मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दे करके। ठीक है, गैसेस का एग्जांपल हो सकता है यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, अब देखो इस वाले सेकंड को समझना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, हम अगर मान के चलो H2 का और O2 का, यहाँ पर H2O2 इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। H2 और O2 के हम 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब हम अब ऐसा देखो, हाइड्रोजन के इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं, इतना वॉल्यूम हम हाइड्रोजन का भी ले रहे हैं, इतना ही वॉल्यूम हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन का भी ले रहे हैं। समझना बात को। ठीक है, तो जितने मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे ना उतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें भी होंगे जब हम इक्वल वॉल्यूम लेंगे दोनों का। यही इसमें बोला गया है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम, इतना ही वॉल्यूम यहाँ पर भी, इतना वॉल्यूम भी यहाँ है, ऑल गैसेस। ठीक है, यहाँ पर आप N2 भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है कि सबका क्या है, वॉल्यूम सेम है, हमने बराबर मात्रा में लिया है, वॉल्यूम सेम है। ठीक है, लेकिन और वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होने चाहिए। तो जितने मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, जितने इसमें भी उतने ही होंगे, इसमें भी उतने ही होंगे। समझे, ये बताता है हमें एवोगाद्रो लॉ। इसके दोनों डेफिनेशन है, याद रखना। ठीक है, ये चीज़। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा, Kn। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो V इज इक्वल टू Kn। ठीक है, K को यहीं रहने दो,
n को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा ये, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम v1 अपॉन में n1 इज इक्वल टू v2 अपॉन में n2 इज इक्वल टू में k कांस्टेंट, ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखना। तो देखो इसको याद कैसे रखोगे, तो देखो ऐसे याद रखना, बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ में कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें तो देखो अवोगाद्रो लॉ में तो दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, लेकिन बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ में किस में प्रेशर होगा, किस में टेम्परेचर होगा, इसमें याद रखना और Cp। ठीक है, बॉयस लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, बॉयस लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, और चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, डेफिनेशन याद रखना, जब कांस्टेंट वैल्यू पता चल जाएगी तो वो आप लिख ही दोगे। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इतना तो पता है, बॉयस लॉ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P ही आएगा, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसमें चार्ल्स लॉ में पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो P कांस्टेंट है तो T ही आएगा, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, हम सब में वॉल्यूम और वॉल्यूम ले रहे हैं राइट साइड में, इतना ये भी याद रखना, वॉल्यूम और वॉल्यूम, ये लेफ्ट साइड में हम वॉल्यूम ही ले रहे हैं हम हर जगह। ठीक है, इस तरीके से आप याद इसको रख सकते हो। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आइडियल गैस इक्वेशन, इसी से ही आइडियल गैस इक्वेशन आती है। ठीक है, इस तीनों लॉज से ही। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और शेयर करो बच्चों, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।